हेलो, हाय एवरीवन। सभी को नमस्कार और सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो बताइए, पढ़ाई-वढ़ाई कर रहे हैं आप लोग कि नहीं कर रहे हैं? आजकल तो बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, तो आप लोग जो है कंबल के अंदर रह कर के पढ़ाई कीजिए क्योंकि कंबल, जैकेट, स्वेटर जो भी आप पहन सकते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। जो है बचाए रखिए खुद को ठंड से। बाकी तो मज़ा तो आ ही रहा होगा ठंड में, है ना? कॉफ़ी, चाय ये सब आप लोग ले ही रहे होंगे। लेना भी चाहिए क्योंकि जब हमारे यहाँ गर्मी होती है तो चाय को हम लोग देखना भी नहीं चाहते। वो बात अलग है कि अगर आप बहुत ज़्यादा चाय लवर हैं तो कभी भी पी लेंगे। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पेपर जो है डिस्कस कर ही रहे हैं लास्ट ईयर में जो हो चुके हैं होम साइंस के। तो ये आपका यूपीपीएससी जीडीसी यानी कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का जो पेपर हुआ था आपका 15 मार्च 2022 को हुआ था और आई थी वैकेंसी जो है 2020 में, ठीक है? उसका पेपर हम लोग करेंगे सॉल्व। और इसमें आपको पता है कि 90 क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्ट वाले और 30 होते हैं क्या बोलते हैं जीके वाले। तो हम इसमें 90 ही करेंगे, लेकिन आज 90 नहीं करेंगे क्योंकि विद एक्सप्लेनेशन है, तो हम लोग 30-30 के जो है एक उसमें करेंगे, ठीक है? तो अब चलिए, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस इन द सेंस कि मतलब ये हमारी ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हमारी 43वीं यानी कि 43 वाली मतलब 43rd नंबर पे ये क्लास है हमारी। इसके पहले अगर आपने 41-42 नहीं देखी है या जितनी भी है वहाँ पे नहीं देखे तो आप ज़रूर देखें। आई होप कि आपको होम साइंस के लिए बहुत मतलब यूज़फुल रहेगी क्लासेस। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं क्योंकि अभी इसमें हम लोग काफ़ी डिटेल में देखेंगे क्वेश्चंस को, तो इस वजह से टाइम टेकिंग लगेगा, आई मीन टाइम लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से देखिए आप सब लोगों को गुड इवनिंग। और फिर से हम लोग जो पढ़ते ही हैं थोड़ी सी एक चीज़ें, एक पॉजिटिव लाइन्स हम लोग पढ़ते ही हैं जब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, तो पढ़ना भी चाहिए। तो कहीं न कहीं क्योंकि अपने देखिए अपने दिल और दिमाग को अपने जो है उसको एकदम पीसफुल और एक आप कह सकते हो कि थोड़ा-सा पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। और आज के नेगेटिव टाइम में तो भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि देखिए जी आप 10 लोगों से मिलेंगे उसमें से 7 से 8 लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जो आपको नेगेटिविटी की तरफ या नेगेटिव बातें ही बताएँगे या कुछ नेगेटिव ही वो करेंगे। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है और अपने आप को बहुत ही मतलब शांतिपूर्ण और बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहना आपको। तो चलिए, लाइन आज की ये है कि जब आप ऊँचाइयों की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हों, तो पीछे छूटे लोगों से भी अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय यह सभी रास्ते में फिर से मिलेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। आप अपने व्यवहार को बिल्कुल व्यवहार में आपको एक कह सकते हो कि एक समानता रखनी है ना? एक समान रखना है और सभी लोगों से बहुत अच्छा और मतलब सही तरीके का व्यवहार करना है। ज़ाहिर-सी बात है, आज आपका समय अच्छा हो सकता है कल उनका आज आपका समय अच्छा हो सकता है उनका बुरा हो, लेकिन हो सकता है कल उनका अच्छा हो, हमारा बुरा हो। तो इस वजह से ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। हालाँकि समय किसी का बुरा ना आए और समय देखिए अच्छा-बुरा लगा रहता है। अगर आज अच्छा समय है तो कल बुरा भी आएगा और अगर आज बुरा समय है तो कल अच्छा भी आएगा। परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना है, सब चीज़ों को सिचुएशंस को हैंडल करना है, ठीक है? आप हमेशा कोशिश करते रहिए कि आप एक बेहतर इंसान बनें, एक समझदार व्यक्ति बनें, है ना? ये सभी के लिए है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। चलिए फिलहाल आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ कि जो आपके अम्लीय रंग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मतलब अम्लीय रंग जो होते हैं वो कहलाते हैं। उनको मतलब अम्लीय रंग क्यों कहा जाता है? इनकी इनसे रंगाई जो होती है वो अम्लीय माध्यम में होती है या इनका प्रयोग अम्ल सादृश वस्त्रों पर किया जाता है? इनके तत्व अम्लीय हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें इनको अम्लीय रंग क्यों कहा जाता है? 1 सेकंड। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इनके तत्व होते हैं, इनका जो कंटेंट होता है, वो एसिडिक होता है, यानी कि अम्लीय होता है। इस वजह से हम लोग इनको अम्लीय रंग कहते हैं। तो इस वजह से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? क्यों? इनका जो कंटेंट है अम्लीय मतलब जो एसिड डाइज़ होती हैं, उनमें जो कंटेंट होता है वो एसिडिक होता है, इस वजह से इसको हम लोग अम्लीय रंग कहते हैं, ठीक है? थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे इनका कि अम्लीय रंग प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं क्योंकि इनके तत्व भी अम्लीय होते हैं। ये रंगीन कार्बन युक्त सोडियम तथा कैल्शियम नमक होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन युक्त सोडियम तथा कैल्शियम नमक होते हैं। अतः ये सूती वस्त्रों के लिए अनुपयोगी होते हैं। इनका प्रयोग साधारणतया रेशमी तथा ऊनी वस्त्रों को रंगने के लिए किया जाता है। और रेशम और अगर रेशम और ऊन की अपेक्षा देखा जाए तो ऊनी वस्त्रों पर ये ज़्यादातर अच्छा होता है, ठीक है? ज़्यादा अच्छे से चढ़ते हैं। और ऊन पे मतलब कि आपका ऊन है, रेशम है, एक्रिलिक है, नायलॉन, पॉलिएस्टर वस्त्रों को रंगने के लिए भी अम्लीय रंगों का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। बेसिकली आपको ये याद रखना है कि अम्लीय रंग जो होते हैं वो स्पेशली रेशम और ऊन वाले जो फाइबर होते हैं उन पे ज़्यादा अच्छे से चढ़ाए जाते हैं और उनके लिए ज़्यादा मतलब अच्छे से चढ़ते भी हैं उन पर। एक क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। दूसरा क्वेश्चन आया कि विद रेफरेंस टू पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी व्हिच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है? कहने का मतलब यहाँ पर कुछ इंग्लिश वाला नहीं है, इसमें से ये 2 स्टेटमेंट दिया गया है और ये जो आपके दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं ये आपके पियाजे का जो संज्ञानात्मक डेवलपमेंट है उनसे लिया गया, उनसे रिलेटेड है। तो ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या फिर दोनों गलत है या दोनों सही है, वही हमें बताना है। तो देखिए,
विकास की प्रक्रिया असतत प्रक्रिया, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। फिर दूसरा कह रहे हैं कि विकास के लिए प्रकृति एवं पोषण दोनों महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन में सीधे आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो पियाजे हैं वो क्या ये दोनों बात कहते हैं या नहीं कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पियाजे ने बिल्कुल ये बात कही है कि जो विकास की प्रक्रिया यानी कि डेवलपमेंट जो प्रोसेस है, उन्होंने बिल्कुल बात कही कि डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जो डेवलपमेंट होते हैं वो स्टेजेस में होते हैं। स्टेजेस में मतलब इस तरीके से, एक मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा ऐसे करके। उन्होंने ये कहा था कि जो डेवलपमेंट होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है ना? एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज आती है, दूसरी स्टेज के बाद तीसरी स्टेज आती है। इसलिए आपको पता ही होगा कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है पियाजे की, उन्होंने 4 स्टेजेस आपको बताई ही हैं। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि उनकी 4 स्टेजेस क्या हैं, ठीक है? इस वजह से हमारा यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है, सॉरी फर्स्ट स्टेटमेंट ये भी करेक्ट हो गया। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट के लिए मतलब नेचर और नर्चर दोनों महत्वपूर्ण है। तो ये बात भी बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, ठीक है? नेचर का मतलब क्या है कि जो प्रकृति है वो भी ज़रूरी है, और जो बच्चे का नेचर को उन्होंने जैसे आप कह सकते हो हेरिडिटी से जोड़ा है, और जो आपका पोषण है उसको उन्होंने इन्वायरमेंट से जोड़ा, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि अब बात तो सही है बिल्कुल है, बच्चों को जो है हेरिडिटी से भी कुछ चीज़ें मिलती ही हैं, है ना? तो वो चीज़ें भी ज़रूरी हैं, और जो आप इन्वायरमेंट आप देंगे उससे भी बच्चे का डेवलपमेंट प्रभावित होगा। मतलब बच्चे के डेवलपमेंट के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, जो उसको हेरिडिटी से मिली हैं वो भी, और जो आप उसको जैसा इन्वायरमेंट देंगे वो भी ज़रूरी है। इस वजह से हमारा दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 2 क्वेश्चन हमने कर लिया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके इसमें। फिर है कि निम्न में से कौन सा कब्ज का प्रकार नहीं है? कॉन्स्टिपेशन की बात हो रही है, कौन सा प्रकार नहीं है? नॉट याद रखना है हमें, ठीक है? एटॉनिक या स्पास्टिक या ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि अवरोधात्मक या रेटोबिक, ठीक है? तो इसमें जो आपका नहीं की बात हो रही है वो आपका रेटोबिक जो है ये आपकी कॉन्स्टिपेशन का प्रकार नहीं, बाकी ये जो तीनों आपके हैं एटॉनिक, स्पास्टिक और ऑब्स्ट्रक्टिव, ये तीनों हमारे कब्ज के प्रकार हैं। इस वजह से यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, देखिए कब्ज 3 प्रकार का होता है, दिख ही रहा है हमें। इसमें क्या कहते हैं, जो एटॉनिक कब्ज होता है उसको लेजी डक्ट कॉन्स्टिपेशन भी कहते हैं, यानी कि आलसी आंत्र कब्ज, ठीक है? इसमें क्या होता है, जो मलाशय होता है उसकी संवेदनशीलता कम होने के कारण मलाशय मल पदार्थों से पूर्ण होता है, किंतु मल उत्सर्जन की इच्छा का अभाव देखा जाता है। ऐसा प्रायः जो लोग बहुत ओल्ड एज होते हैं या बहुत जो लोग मोटे हो जाते हैं उनके या फिर जिनको फीवर हो जाता है उसके पश्चात इस तरह का कॉन्स्टिपेशन उसमें देखा जाता है। दूसरा है, देखिए स्पास्टिक में क्या होता है, जो बड़ी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उनकी जो वॉल्स होती हैं उनके उसमें कुछ जो उनकी मतलब स्ट्रक्चर होता है उनमें कुछ परिवर्तन आ जाता है, तो उससे दिक्कत हो जाती है। फिर अवरोधात्मक जो होता है आपका, इसमें क्या होता है, बड़ी आंत के अंतिम 8-10 भाग में अवरोध हो जाता है, और इस अवरोध के कारण आंत जो होती है पूर्णतः बंद होने की वजह से भी जो आपका मतलब वेस्ट मटेरियल है वो आगे की तरफ बढ़ने से रुकता है। ये हमारा 3 तरह का आपका हो गया कॉन्स्टिपेशन, ठीक है? फिर है कि बाघ जो आपकी है, बाघ आपकी किस राज्य की पारंपरिक कढ़ाई का प्रकार है? उत्तर प्रदेश, केरला, कर्नाटका, पंजाब। तो बाघ जो आपकी होती है ये फुलकारी का प्रकार है, और बाघ एक तरह क्या बोलते हैं, जो फुलकारी आपको पता ही है ये हमारा पंजाब से रिलेटेड है, ठीक है? पंजाब में फुलकारी फेमस है। और बाघ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो बाघ मतलब जो चुन्नी बनाई जाती है वहाँ पर इस तरीके की मान लीजिए चुन्नी बनाई गई, अब इसमें इस तरीके के डिजाइन बनाए जा रहे हैं फूल ऐसे ऐसे। तो जो बाघ होता है, बाघ में पूरे वस्त्र मतलब पूरे चुन्नी पे कढ़ाई कर दी जाती है, उनको मतलब कढ़ाई से पूरा फुल भर दिया जाता है, बिल्कुल ठीक है? और जैसे मान लीजिए किसी इसी चुन्नी पे लोग मान लीजिए क्या बोलते हैं मिर्ची की डिज़ाइन बना देते हैं तो उसको मिर्च बाग कहते हैं। फूल और एक होता है क्या बोलते हैं मिर्च बाग, धनिया टाइप का डिज़ाइन बना देते हैं उसको धनिया बाग कहते हैं। मतलब अलग तरह-तरह की जो जिस चीज़ की डिज़ाइन बनाएँगे उसको बाग मतलब मिर्च बाग और धनिया बाग और भी कई बाग होते हैं भाई, याद नहीं आ रहा मुझे। तो उसको हम लोग इस वजह से बाग बोलते हैं उसको। और फुलकारी एक तरह की चुन्नी है जो वहाँ पे मतलब एक कुछ रिचुअल्स होते हैं शादी वगैरह वाले जो, उसमें वहाँ पर उनको मतलब वो लोग अपने बेटियों को उनको देते हैं, है ना? तो इस तरीके का हो गया। और एक कंकड़ी जैसी डिज़ाइन बनाई जाती है तो ककड़ी बाग कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है कि फुलकारी में पूरे कपड़े पर नहीं किया जाता, लेकिन जो बाग वाली डिज़ाइन होती है फुलकारी के ही अंतर्गत की ही है ये बाग। जो बाग कढ़ाई है आपकी ये फुलकारी के अंतर्गत ही आती है। लेकिन फुलकारी जो चुन्नी होती है उसमें पूरी कढ़ाई भरी नहीं होती है ना? लेकिन जो बाग वाली कढ़ाई होती है उसमें पूरे चुन्नी पे पूरी ओढ़नी पे डिज़ाइन से उसको भर दिया जाता है, ठीक है? तो इस वजह से हमारा यहाँ पर पंजाब आंसर सही हो जाएगा। फिर है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। आपको याद होना चाहिए कि जिन लोगों ने 2021 वाला पेपर दिया होगा पीजीटी का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। लेकिन उसमें आपका डेट नहीं पूछा गया था, लेकिन खाली उसमें ईयर पूछा गया था। लेकिन इसमें देखिए डेट पूछी गई है और ईयर तो मान लीजिए ईयर है ही उसके साथ। तो आप देख सकते हैं कि होम साइंस के हम लोग अलग-अलग एग्ज़ाम के पेपर अगर सॉल्व करते हैं तो उससे कितनी ज़्यादा हेल्प मिलती है। सोचिए जो पीजीटी में पूछा गया वो चीज़ यहाँ पर भी पूछी गई। अभी आगे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन मिले हुए हैं आपके, समझ लीजिए आप। तो यही पर हमारा कौन-सा आंसर सही हो जाएगा आप देख के ही बता सकते हैं। 1986 और तो 24 दिसंबर को ये पारित किया गया था, ठीक है? अब नेक्स्ट है
यहाँ पर देखिए मैचिंग वाले क्वेश्चन है। तो देखिए जो एरिक्सन है, एरिक्सन ने क्या दिया था, यहाँ पर एक तरफ जो क्या बोलते हैं, ये आपके जितने मनोवैज्ञानिक उनके नाम है और इस तरफ उनकी थ्योरी दी गई है, ठीक है, जो उन्होंने सिद्धांत दिया है। तो जो आपके एरिक एरिक्सन है, उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, आपको याद होना चाहिए, मनोसामाजिक सिद्धांत यानी कि साइको सोशल थ्योरी उन्होंने दी थी, ठीक है। ये देखिए, तो इसको हम लोग कहाँ मैच कर देंगे, ए वाले को मैच करेंगे थर्ड वाले से। नेक्स्ट है स्किनर। स्किनर ने क्या दिया था आपका, स्किनर ने आपको दिया था रीइंफोर्समेंट थ्योरी यानी कि पुनर्बलन सिद्धांत, तो हम 4 से मैच कर देंगे। फिर आपके जो सिगमंड फ्रॉयड थे, सिगमंड फ्रॉयड ने क्या दिया था, साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी थी उन्होंने, क्या दिया था, मनोलैंगिक सिद्धांत, ठीक है, ये हो गया। फिर है वाइगॉट्स्की। वाइगॉट्स्की अभी कल ही हम लोगों ने क्या कहते हैं, कल के पहले वाला जो हमने पेपर किया था उसमें भी क्वेश्चन मैंने पूछा था कि वाइगॉट्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो हाँ, लता ने आंसर किया था कि सोशियो कल्चर थ्योरी, और बाकी लोग तो आप लोग भी थोड़ा आंसर किया करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप मतलब होता है ना, रिवीजन आपका होता रहेगा। और ये सब थ्योरी देखिए 1-1 नंबर की आती है, और आप वही 1 नंबर से, मान लीजिए 1 नंबर आपको पता है ना, 1 नंबर की वैल्यू, तो आपका वाइगॉट्स्की ने क्या दिया था, सोशियो कल्चरल सिद्धांत दिया था। इसमें देखिए कूट था, कूट मैंने ऐड नहीं किया, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। एरिक एरिक्सन ने दिया साइकोसोशल थ्योरी, स्किनर ने दिया पुनर्बलन सिद्धांत यानी कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी, और सिगमंड फ्रॉयड ने आपका दिया साइकोसेक्सुअल थ्योरी, और वाइगॉट्स्की ने सोशियो कल्चर थ्योरी, ठीक है। ये आंसर हमारा करेक्ट हो गया। यहाँ पे देखिए सीधे सीधे दे रखा है, इसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर है कि पकाने की विधि जिसमें विकिरणी उष्मा प्रयुक्त होती है, यानी कि जिसमें रेडिएंट हीट का यूज किया जाता है, ऐसी कुकिंग विधि कौन सी है। तो आपकी ब्रॉयलिंग है, या बॉइलिंग है, या ब्रेजिंग है, या स्टूइंग है, ठीक है। तो इसमें आपको देखिए रेडिएंट से आपको ये जो विकिरण उष्मा की बात हो रही है, तो जो आपकी ब्रॉयलिंग होती है उसमें ये विकिरण उष्मा का प्रयोग किया जाता है। उबालना आप जानते ही हैं, ब्रेजिंग भी आप जानते हैं। ब्रेजिंग होती है, ये आपकी, इसको हिंदी में मिली जुली विधि कहते हैं। जैसे किसी भी चीज़ को आप पहले एक बार पहले मतलब सूखी विधि से पकाओ, फिर उसको गीली विधि से पकाओ। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है जो आपकी सिवैयाँ होती हैं, पहले हम उसको देखो थोड़ा रोस्ट करते हैं, फिर हम उसको दूध में डाल करके पकाते हैं। तो इस तरीके से मिली जुली विधि, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, अच्छा इसको थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में। देखिए ब्रॉयलिंग क्या है, इसमें भोजन पकाने की विधि में विकिरणी उष्मा प्रयुक्त होती है। इस विधि में भोज्य पदार्थों पर गर्मी या उष्मा, ये देखिए गर्मी या उष्मा ऊपर से दी जाती है। इस विधि से भोजन बनाते समय 500 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का प्रयोग किया जाता है, थोड़ा हाई टेम्परेचर रहता है काफ़ी, ठीक है। अब ब्रेजिंग देखिए, ब्रेजिंग जो शब्द है आपका वो, एक सेकेंड, ब्रेजिंग शब्द आपका किससे लिया गया है, फ्रांसीसी शब्द है, ब्रेजर से लिया गया है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन में पढ़ने से यही फायदा होता है। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ मिल गया, पूछा जा सकता है कि ब्रेजिंग कैसा शब्द है, उनको क्या थोड़ा सा पूछ लेंगे। फिर जिसका अर्थ क्या होता है, एक संयोजन खाना पकाने की विधि, वही मैंने आपको बताया कि मिली जुली विधि, ठीक है। तो देखिए इसमें गीली और सूखी दोनों प्रकार की गर्मी का उपयोग किया जाता है। इस विधि में 160 डिग्री फ़ारेनहाइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दोनों चीज़ें हमारी हो गई। कॉपी पेन जरूर लेकर के बैठिए, एक एक लाइन नोट करते जाइए, कहीं भी आपका लिखा हुआ जरूर आपको काम आएगा, ठीक है। और कब काम आ जाएगा ये भी आप नहीं कह सकते हैं। फिर दूसरा है हमारा कि कार्य सरलीकरण यानी कि वर्क सिंप्लीफिकेशन की बात की जा रही है। तो वर्क सिंप्लीफिकेशन में आपकी पेन और पेंसिल तकनीक कौन सी है, इसमें प्रोसेस चार्ट है, माइक्रोमोशन फिल्म विश्लेषण है, साइक्लोग्राफ है, स्टॉप वॉच टेक्निक है, ठीक है। तो आपको पता है कि वर्क सिंप्लीफिकेशन में 2 मेथड होते हैं, एक फॉर्मल टेक्निक और एक पेन और पेंसिल तकनीक। तो जो आपकी फॉर्मल टेक्निक है उसमें भी 4 आते हैं, मतलब 4 टाइप आते हैं, और जो आपके पेन और पेंसिल है उसमें भी 4 टाइप के आते हैं। तो इसमें पूछ रहे हैं कि पेन और पेंसिल वाली तकनीक इसमें से कौन सी है। तो प्रोसेस चार्ट है, माइक्रोमोशन है, कौन सा है, तो इसमें जो पेन और पेंसिल तकनीक है वो है आपकी प्रोसेस चार्ट, ठीक है। बाकी आपकी जो ये क्या कहते हैं, माइक्रोमोशन है, साइक्लोग्राफ है और स्टॉप वॉच है, ये सब आपके क्या बोलते हैं, फॉर्मल टेक्निक्स हैं, ठीक है। फॉर्मल टेक्निक में आपका जो है 4 आता है, ये देखिए माइक्रोमोशन भी आएगा, साइक्लोग्राफ भी आएगा, और ये स्टॉप वॉच भी आएगा, एक और आता है मेमोशन आता है, ठीक है, एक आपका मेमोशन आता है। फिर यहाँ पे देखिए थोड़ा दे भी रखा है इसमें, ये देखिए ये आपकी फॉर्मल वाली है। तो फॉर्मल वाली में आपकी देखिए माइक्रोमोशन आएगा, साइक्लोग्राफ आएगा, मेमोशन मध्य अध्ययन आएगा और स्टॉप वॉच तकनीक आएगा। इसको हम लोग शॉर्टकट में MCMS कर सकते हैं। देखिए एक M से आपका माइक्रोमोशन हो गया, फिर आपका साइक्लोग्राफ में C हो गया, फिर आपका मेमोशन से M हो गया, फिर आपका स्टॉप वॉच से S हो गया। तो MCMS आप एक छोटा सा न्यूमोनिक बना सकते हैं इसका। इसके बाद है ये जो आपका पेन और पेंसिल टेक्निक आता है उसमें प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट और मल्टीमैन चार्ट और पाथवे चार्ट। तो इसको आप कर सकते हो कि POMP, ठीक है, इसका भी मैंने बना रखा खुद से, देखिए P से आपका प्रोसेस, O से ऑपरेशन चार्ट, फिर आपका M से मल्टीमैन चार्ट, फिर आपका पाथवे चार्ट। तो POMP, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप इसके क्या कहते हैं यहाँ पर P² OM भी आप कर सकते हो, ठीक है, कि 2 बार P का आएगा, प्रोसेस चार्ट, पाथवे चार्ट, ऑपरेशन और मल्टीमैन चार्ट। वो आपको देखना है कि आपको किस तरीके से इजी पड़ता है। नेक्स्ट है एकमात्र कैरोटीन युक्त अनाज है, कौन सा ऐसा इसमें अनाज है जिसमें कैरोटीन पाया जाता है। आपका चावल है, गेहूं है, मक्का है या बाजरा है। तो जो एकमात्र अनाज होता है आपका, मक्का पीले कलर का होता है और उसमें आपका ये कैरोटीन पाया जाता है।
सी आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मक्का आपका अच्छा अनाज होता है, इसमें लगभग 11.5% प्रोटीन वगैरह पाया जाता है, स्टार्च भी अच्छी मात्रा में होता है, तो इसका भी थोड़ा होगा एक्सप्लेनेशन। हाँ, यहाँ पे देखिए पीले मक्का जो होता है उसमें सबसे अधिक कैरोटीन पाया जाता है और एकमात्र ये ऐसा अनाज है जिसमें कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है। इसमें देखिए 11.1, 11.5 नहीं होगा, 11.1 सूखे मक्के में प्रोटीन जो होता है, सूखा मक्का अगर आप खा रहे हैं तो उसमें 11.1%, और अगर गीला मक्का मतलब जो ताज़ा ताज़ा आप लोग खाते हैं भुना हुआ, तो उसमें 5.4% प्रोटीन पाई जाती है, और स्टार्च ताजे मक्के में 24.6% और सूखे में आपका 66.2% पाया जाता है, ठीक है। फिर देखिए बाजरा भी है, बाजरा भी बहुत अच्छा आपका अनाज है, आपको पता है कि इसमें बढ़िया फाइबर होता है, तो जिनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है या फिर किसी को पाइल्स की दिक्कत है या जो हार्ट डिजीज़ वाले हैं या क्या कहते हैं उसको, डायबिटिक है अगर कोई, तो उनके लिए ये अच्छा रहता है, ठीक है। आपको पता है मिक्स ग्रेन आटा उसमें डाल के खाया जाता है बढ़िया। इसमें प्रोटीन देखिए 12 से 15% पाई जाती है, इसमें लाइसिन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन मतलब कि एसेंशियल अमाइनो एसिड भी इसमें पाया जा रहा है। वसा की मात्रा 5 से 6% होती है, जबकि अन्य उसमें जो है 1% तक ही होती है, ठीक है। कार्बोज आपका 67% पाया जाता है। नेक्स्ट है शारीरिक परिमाणों में वृद्धि का अर्थ है, ठीक है, कि जो आपका मतलब इंक्रीज इन बॉडी डायमेंशंस मीन्स कि आपका जो शरीर है ना, वो उसके जो परिमाण बढ़ रहे हैं उसमें वृद्धि का अर्थ क्या है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, या एंथ्रोपोमेट्री है। तो सिर्फ अगर आपके शरीर का आकार बढ़ रहा है तो उसको हम लोग ग्रोथ में काउंट करते हैं, वृद्धि में, ठीक है। इसीलिए वृद्धि को क्वांटिटेटिव ग्रोथ भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, सॉरी ग्रोथ नहीं, क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। क्यों, क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है कि आप काउंट कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है क्वांटिटेटिव वाले में, यानी कि जो ग्रोथ होती है आपकी, उसमें आप देख सकते हो कि आपकी हाइट कितनी बढ़ी, आपका वेट कितना बढ़ा, आपके क्या बोलते हैं, आपकी जो है, जैसे मान लीजिए आप अपने आम का आप अपनी बाहों को देख सकते हैं कितनी बड़ी हुई, कितनी बढ़ी, कितनी मोटी हुई, है ना। ये सब चीज़ें देख करके आपकी बॉडी बड़ी हो रही है, वो सब चीज़ें हम लोग आँख से मतलब देख सकते हैं। आप कह सकते हो कि वृद्धि जो होती है उनको हम लोग देख पाते हैं, खुली आँखों से आप देख सकते हैं वृद्धि को, उसको काउंट कर सकते हैं, समझ गए आप। इस वजह से हमारा ए आंसर यहाँ पे, अरे सॉरी, ए आंसर हमारा यहाँ पे, एक सेकेंड, ये क्या हो गया भाई, ये देखिए क्या हुआ यहाँ पे, ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर क्या हो रहा था, बॉडी डायमेंशंस की बात हो रही थी, तो वृद्धि के साथ जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा हमारा है, अच्छा यहाँ पर थोड़ा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लगी मुझे, मैंने जोड़ दिया। देखिए जो एंथ्रोपोमेट्री हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें देखिए एंथ्रोपोमेट्री का सबसे पहले जो हुआ था, इसमें कब हुआ था, 1794 में चार्ल्स वाइट द्वारा तुलनात्मक नस्लीय मानवमिति को वैज्ञानिक रूप से लागू किया गया था, ठीक है। इन्हें ऑस्टियोमेट्री में अग्रणी कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम नीग्रो, यूरोपियन और चिंपैंजी के ऊपर ऊपरी अंगों की लंबी हड्डियों पर कुछ मापों का अध्ययन किया। मानवमितीय शारीरिक निर्विज्ञान का एक उपकरण है जो मानव के शारीरिक अंतरों की पहचान करने तथा उसके जातीय एवं मनोवैज्ञानिक गुणों से संबंध निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये एक इतना लंबा तो बहुत ज़्यादा हो गया, इतना आपके काम का नहीं है, बस हमारे काम का इतना है, बस आप कह सकते हो कि ये वाला बस, कि तुलनात्मक अध्ययन सबसे पहले वहाँ पे चार्ल्स वाइट द्वारा 1794 में किया गया था। अब यहाँ भी मैचिंग का है, तो देखिए आपका जो बटर है वो क्या है, बटर को हम लोग किसके साथ मैच करेंगे, तो आपको पता है कि बटर को क्या करते हैं, फर्मेंट भी करते हैं और उसको चर्न करके ही मक्खन निकाला जाता है, ठीक है। तो एक सेकंड, यहाँ पे देखिए आपका मक्खन को हम किससे मैच करेंगे, मक्खन को मैच करेंगे चर्निंग ऑफ फर्मेंटेड होल मिल्क, मतलब मिल्क को क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पूरे होल मिल्क को चर्न करके, है ना, उसका बटर मिल्क बना लेते हैं जो, तो उसको चर्न करके मक्खन उसमें से निकालते हैं। नेक्स्ट है आपका खोया, जो आपका खोया होता है, खोआ मावा की बात हो रही है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, जो उसको जलाते रहते हैं टाइम पे, मतलब दूध को पूरा पकाते हैं और पकाते पकाते उसका जो मतलब उसमें वाटर होता है उसका परसेंटेज काफ़ी खत्म हो जाता है, ठीक है। और खोल के पकाते हैं, आपको पता ही है, तो ये आपका अर्ध ठोस सघनता के लिए खुला निर्जलीकरण, पैन में खोल करके पकाते हैं और उससे जितना भी वाटर में, सॉरी मिल्क में आपके जितना वाटर परसेंट होता है वो पूरा उसको हम लोग खत्म कर देते हैं, फिर उसका जो ठोस पदार्थ बचता है वही हो जाता है आपका खोया। फिर नेक्स्ट हमारा दही, तो दही आपको पता है फर्मेंटेड करके बनाई जाती है। फिर हो गया हमारा एक और बचा रबड़ी, तो जो आपकी रबड़ी होती है उसको क्या करते हैं, उसको भी देखिए हम लोग पैन में ओपन करके ही पकाते हैं, लेकिन उसको हम लोग शुगर के साथ पकाते हैं, शर्करा मतलब चीनी के साथ उसको पकाते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन इससे मैच कर देंगे हम लोग कि शर्करा के साथ आंशिक रूप से खुला निर्जलीकरण, ठीक है। ये चारों हम लोगों ने मैच कर लिया है। यहाँ भी इसको आप देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मक्खन देखिए किण्वित दूध के मक्खन द्वारा, ठीक है, मतलब वही फर्मेंटेड मिल्क का, तो फर्मेंटेड मिल्क आपका क्या होगा, वही मट्ठा जो होता है, बटर मिल्क जिसको आप बोलते हैं। खोया मावा आपका ये हो गया, दही आपकी किण्वन से होती है और रबड़ी भी आपकी शर्करा के साथ आंशिक रूप से खुला निर्जलीकरण है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए थोड़ा सा करना है
इसमें कुछ इन्होंने आंसर थोड़ा मेरे हिसाब से तो मतलब कुछ और था, लेकिन इनमें जो दे रखा है आंसर की में वही मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें एक सेकंड देखिए, बाल अपराधी की बात हो रही है, जो बच्चे मतलब बहुत कम उम्र में कोई उनसे मतलब गलती हो जाती है या कोई भी वो कर देते हैं क्राइम वगैरह, तो उनकी बात हो रही है। तो जो बाल अपराधी बालक होते हैं वो क्या करते हैं, उनका मतलब कैसे थिंकिंग होती है, असंगठित होती है उनकी, असंगठित, ठीक है। वो एक अच्छे से उनके जो विचार होते हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, इस वजह से इसको असंगठित के साथ जाएंगे। फिर है आपका लर्निंग डिसेबल्ड, तो लर्निंग डिसेबल्ड को इन्होंने दोषयुक्त प्रत्यक्षीकरण से मैच कर रखा, इम्पेयर्ड परसेप्शन, ठीक है, बी वाले के साथ दूसरा जाएगा। फिर है सामाजिक रूप से वंचित, है ना, जो बच्चा सामाजिक रूप से वंचित है उसका इन्होंने बताया है कि आकांक्षा का निम्न स्तर है, ठीक है। और जो प्रतिभाशाली बालक उसको आपको पता ही है, डाइवर्जेंट थिंकर होगा वो, है ना, मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब कि एक समस्या का वो कई सारा सॉल्यूशन निकाल पाएगा, किसी भी चीज को वो बहुत तरीके से सोचेगा, सिर्फ एक तरीके पर निर्भर नहीं रहेगा। अगर आप एक चीज पूछेंगे तो उसके वो 4 आंसर बताएगा, या आप उसको कोई समस्या देंगे तो वो आपको 10 सॉल्यूशन बताएगा। और बहुत ही मतलब एक्सट्रोवर्ट टाइप के बच्चे होते हैं वो, है ना, काफी लोगों से मतलब घुले मिले, उनको हर जगह मतलब कैसा भी इन्वायरमेंट में आप उनको भेजो वहां पर वो आराम से एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये हो गया। अब है हमारा कि बचत को निर्धारित करने वाले मुख्य तत्व हैं। तो बचत आपको पता है, सेविंग की बात हो रही है, तो व्यय करने की इच्छा या फिर बचत करने की इच्छा, या ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त ए और बी दोनों, ठीक है। दोनों चीजों पे आपको करना पड़ेगा कि व्यय करने को भी, जो व्यय करने की इच्छा है उसको भी आपको थोड़ा ऑर्गेनाइज करके करना पड़ेगा, और जो बचत करने वाली सिस्टम है उसको भी आपको ऑर्गेनाइज में करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बचत कभी नहीं हो पाएगी, समझ गया। फिर है कि इस बुनाई से तैयार वस्त्र की सतह पर विशेष तिरछी रेखा धारियां दिखाई देती हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको तुरंत आंसर आ ही गया होगा। जो हमारी ट्रिल बुनाई होती है उसमें आपको इस तरीके से तिरछी तिरछी लाइनें दिखाई देती हैं, तो ये आंसर के साथ जाएंगे, ठीक है। बास्केट बुनाई आपको पता ही है, साटिन बुनाई भी पता है, सैटिन बुनाई भी पता है, समझ गए। फिर है कि शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ने पर बीएमआर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। ये बात तो आपको पता होगी ना कि जब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो 7% जो बीएमआर होता है वो बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पर 2% बढ़ गया है, तो जाहिर सी बात है 7 इंटू 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, तो सॉरी 4 कह रही हूँ, 14 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है जब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ने पे 7% बीएमआर बढ़ रहा है, तो 2 डिग्री बढ़ने पर जाहिर सी बात है 14 बढ़ जाएगा। तो डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए वो चीज़ दी भी गई है कि यहाँ पर क्या होगा, 98 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट जब बढ़ जाएगा तो 14% की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट शरीर का तापमान बढ़ने पर 7% की वृद्धि हो जाती है, तो 2 डिग्री बढ़ने पर 14 हो जाएगी, जाहिर सी बात है। अच्छा, कुछ चीज़ें और दी गई हैं कि जब प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो आपकी बीमार होती है वो 15 से 25% में वृद्धि हो जाती है, लेकिन नींद की अवस्था में 10 से 15% कम हो जाता है, समझ गए आप। बीएमआर का फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट है उपवास में भी देखिए, जब आप फास्ट रखते हैं तो उसमें भी बीएमआर कम हो जाता है। स्त्रियों का बीएमआर जो होता है वो पुरुषों से कम होता है। भय तथा स्नाव मतलब जब आप डर जाते हैं, थोड़ा सा तनाव में होते हैं, तो बीएमआर बढ़ जाता है। बीएमआर की नाप करने वाली प्रणाली उष्मामापी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, मतलब कि उसको कैलोरीमेट्री कहा जाता है। और सामान्यतः बीएमआर जो होती है आपकी 14 से 1800 कैलोरी दिन होता है। और बीएमआर की गणना करने के लिए आपको पता है कि वेट और ऊंचाई क्या बोलते हैं, हाँ, ये जो आपकी मतलब वजन, ऊंचाई और उम्र की आवश्यकता होती है, समझ गए आप। नेक्स्ट है, कौन सा डोमेन शारीरिक एवं गतीय कौशलों से संबंधित है, संज्ञानात्मक डोमेन, भावनात्मक डोमेन, मनोगतीय डोमेन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको भाई ये क्वेश्चन जो आपका है वो ब्लूम टेक्सोनॉमी का है, ठीक है। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी थे, उन्होंने जो है ये तीनों एस्पेक्ट दिए थे सीखने के, एक तरीके से उन्होंने मतलब एक डोमेन बताए थे कि इंसान कैसे कैसे करके सीखता है, ठीक है। तो ये उनके 3 डोमेन्स हैं। तो उस डोमेन्स में उन्होंने मतलब अलग अलग डोमेन्स हैं, जैसे जो संज्ञानात्मक डोमेन्स था उसको उन्होंने ब्रेन से मतलब जो आपका ब्रेन है वहाँ से, संज्ञान से मतलब इंसान जब उसका संज्ञानात्मक क्या बोलते हैं, सीधी सी बात यह है कि जो संज्ञानात्मक डोमेन था उसको उन्होंने ब्रेन से कनेक्ट किया था, कि इंसान जब सीखता है कोई चीज़ मतलब तो वो अपने ब्रेन का भी यूज़ करता है, ठीक है। इसके बाद जो भावनात्मक था तो उसको इन्होंने हार्ट से कनेक्ट किया था, मतलब जब आप सीखने में अपना ब्रेन भी लगाएंगे, अपना हार्ट भी लगाएंगे, और इसके बाद जो मनोगतीय डोमेन है, मनोगति का मतलब आप कुछ एक्टिविटी भी करेंगे, जब आप ये तीनों चीज़ें करके सीखेंगे तो आप बहुत ही बेहतर सीख पाएंगे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है कि शारीरिक एवं गति कौशल, तो कौशल मतलब आपको कुछ क्या करना है, फिजिकल और मोटर स्किल्स को यूज करके आपको सीखना है, तो इसमें आपका साइकोमोटर आ जाएगा, समझ गए आप, क्या आ जाएगा, साइकोमोटर आ जाएगा। तो इस वजह से हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने ही आपको जो है क्या बोलते हैं 3H की भी, जो अभी मैंने आपको बताया कि हेड, हार्ट और हैंड, ठीक है, इन तीनों की संज्ञा भी इन्होंने ब्लूम टेक्सोनॉमी मतलब जो ब्लूम थे इन्होंने ही दी थी, ठीक है। तो देखिए एक H से आपका हो जाता है हेड,
यहाँ पर H से हेड हो जाएगा, फिर दूसरा H से आपका हार्ट हो जाएगा और तीसरे H से आपका हैंड हो जाएगा। ये 3H का मतलब सीधे यही है कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उसमें हमारा हेड यानी कि ब्रेन को, मतलब हेड इन्होंने बोला है तो इसका मतलब उसको ब्रेन से कनेक्ट किया है, और जो आपका हार्ट है उसको आपको हृदय से, और जो आपका हैंड है तो हाथ से। कहने का मतलब है कि आप अपने ब्रेन का, अपने मतलब हार्ट का और अपने हाथ का, मतलब अपने दिमाग को, दिल को और कुछ एक्टिविटी करके जब आप सीखेंगे तो आप बहुत ही अच्छा सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों एस्पेक्ट में इन्होंने ये चीज़ें अपनी बताई थी। फिर नेक्स्ट है, आय वस्तुओं और सेवाओं का ऐसा प्रवाह है जो एक निश्चित समय के लिए मानवीय आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की संतुष्टिकरण के लिए उपलब्ध रहती है। ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने दूसरे पेपर में किया था, वो भी आई थिंक जीडीसी का ही था। उसमें सोचिए सेम क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है। तो ये कौन सी आय है आपकी? मानसिक यानी साइकिक इनकम है, या रियल इनकम है, या मौद्रिक इनकम है, या इनडायरेक्ट इनकम है? तो आप देखिए, आपको वर्ड्स पकड़ने होते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का ऐसा प्रवाह, क्या जो संतुष्टिकरण एक निश्चित समय के लिए, दो ही कीवर्ड्स पकड़ने हैं, वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह और निश्चित समय के लिए मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की संतुष्टिकरण के लिए उपलब्ध रहती है। तो इसमें जो आपकी रियल इनकम होती है वो इस तरीके से आपकी, यानी कि वास्तविक आय जो होती है वो उपलब्ध रहती है। ठीक है, तो बी फॉर विटामिन बी आंसर है। ठीक है, बी हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर डॉबी बुनाई की मुख्य विशेषता है, मखमली प्रवाह, या ज्यामितीय नमूना, फूल पत्ती का नमूना, या दो से अधिक मूल बुनाई। तो जो आपकी डॉबी बुनाई होती है उसमें सबसे जो ये जो मखमली प्रभाव, फूल पत्ती का नमूना, या दो या दो से अधिक मूल बनाए, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें खाली जो नमूने बनाए जाते हैं वो जियोमेट्रिकल होते हैं, यानी कि ज्यामितीय नमूने बनाए जाते हैं इसमें डॉबी बुनाई के उसमें। इस वजह से सिर्फ आपका जो आपका सेकंड आंसर है वही सही होगा, और सेकंड आंसर आपका यहाँ सी दे रखा है। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर है कि वह कौन सा दृष्टिकोण है जो मानव मस्तिष्क को प्रतीकों के इच्छा अनुसार संशोधित करने वाली प्रणाली के रूप में देखता है? कहने का मतलब है कि वो कौन सी ऐसी अप्रोच है, या कौन सा ऐसा पर्सपेक्टिव है कि जो मस्तिष्क को प्रतीकों के इच्छानुसार संशोधित करने वाली प्रणाली के रूप में देखता है, जिसके माध्यम से सूचना प्रवाहित होती है और जिसका एक सतत प्रक्रिया के रूप में संज्ञानात्मक विकास से संबंध है। समझ गए आप कि जो मतलब सूचना प्रवाहित की जा रही है, जिसके माध्यम से सूचना प्रवाहित की जा रही है और एक सतत रूप में उसका संज्ञानात्मक विकास से भी उसका संबंध है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन, कौन सा मतलब प्रोसेसिंग होगी आपकी? सूचना प्रसंस्करण यानी कि इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, या संज्ञानात्मक प्रसंस्करण, या बौद्धिक प्रसंस्करण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सूचना प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो सूचना प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब है कि सूचना का प्रोसेसिंग की जा रही है। इस वजह से यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, ए आंसर करेक्ट। फिर गरीबी उन्मूलन और विकास के क्षेत्र से संबंधित लक्ष्य कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये एमडीजी से रिलेटेड क्वेश्चन, आपका जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है जो आया था आपका, एक टारगेट रखा गया था जब 2000 में एक क्या कहते हैं सह्याद्री शिखर सम्मेलन हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो उसमें 2000 मतलब सन 2000 से लेकर के 2015 तक का टारगेट रखा गया था, है ना, गोल्स रखे गए थे, मतलब कुछ उसमें 8 गोल्स रखे गए थे कि हम ये 8 गोल्स जो है इनको हम मतलब इनको सही करेंगे, एक तरीके इसको अचीव करेंगे, मतलब समझ रहे हैं आप। अभी मैं आपको 8 गोल्स दिखाती हूँ। तो उसी में ये पूछ रहे हैं कि ये जो गरीबी उन्मूलन और विकास के क्षेत्र से संबंधित लक्ष्य रखा गया था ये किस उसमें रखा गया था? तो ये जो रखा गया था आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कि उसमें रखा गया था। ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 8 गोल्स रखे गए थे, इसमें कितने रखे गए थे? 8 गोल्स रखे गए थे। और जो आपका एसडीजी है अभी जैसे मिलेनियम डेवलपमेंट आपका किया गया तो वो 2000 से लेकर के 2015 तक था। अब इसके बाद आपका 2015 से लेकर के 2030 तक एसडीजी रखा गया है जिसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें आपके 17 गोल्स रखे गए हैं और इसमें आपके 8 ही गोल्स थे। तो अब वो 8 गोल्स हम देख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या गोल्स रखे थे कि इन 15 सालों में हमें इन 8 गोल्स को अचीव करना है। समझ गए? तो उस अचीव में क्या था कि देखिए उनको ये करना था कि पूरे एमडीजीएस का मतलब है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो उसमें उन्होंने रखा था कि हमको भूखमरी अपने देश से मतलब भूखमरी और गरीबी को समाप्त करना है। सार्वजनिक मतलब पूरा आपको क्या करना है, प्राथमिक शिक्षा हर बच्चे को मिलनी चाहिए। और लिंग समानता मतलब हम लोग क्या करें, जेंडर इक्वालिटी रखेंगे और वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिलाओं को सशक्त बनाएंगे, महिला सशक्तिकरण पे भी काम करेंगे। शिशु क्या बोलते हैं जो आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है यानी कि शिशु मृत्यु दर जो है उसको भी घटाएंगे। जो बच्चों की डेथ हो जाती है वो पैदा ही होते हैं तो उनमें क्या होता है, कुपोषण होता है या किसी को कोई बीमारी होती है, बच्चे काफ़ी मतलब उनकी मृत्यु दर को हम लोग घटाएंगे। मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देंगे। ठीक है, जो मैटरनल हेल्थ है उस पर भी काम करेंगे क्योंकि डिलीवरी के टाइम या प्रेगनेंसी के टाइम बहुत सारी माताएं ऐसी होती हैं जिनकी डेथ हो जाती है। फिर है आपका कि HIV एड्स मलेरिया और अन्य बीमारियों से छुटकारा पाएंगे। ठीक है, पर्यावरण सततता यानी कि इन्वायरमेंट के ऊपर भी काम करेंगे, जो इन्वायरमेंट को क्या है सस्टेन रखेंगे कि इन्वायरमेंट को भी एक तरह से कह सकते हो इन्वायरमेंट की उसको जो है
क्षति होने से बचाएंगे, उसको नुकसान होने से बचाएंगे। और एक रखा गया था वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना, कि मतलब ग्लोबल लेवल पे हम क्या करेंगे, एक अच्छा मतलब अपना संबंध स्थापित करेंगे ताकि हमारा भी बढ़िया मतलब ग्लोबल डेवलपमेंट, ग्लोबल लेवल पे हमारा भी हर तरीके से डेवलपमेंट हो सके। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब है संतुलन भागों का संबंध है जो विश्राम की संवेदना उत्पन्न करता है और कमरे को संपूर्णता प्रदान करता है। उक्त कथन किसने कहा है? संतुलन, यहाँ बैलेंस की डेफिनेशन दी गई है आपकी, ठीक है। डिजाइन का जो आपके क्या बोलते हैं सिद्धांत है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो देखिए ये डेफिनेशन किसने दी थी? रट ने दी थी, मेरी जीन अलेक्जेंडर ने, या आइबिड ने, या पी मेहरा ने। तो ये जो आपकी डेफिनेशन है वो आपकी है मेरी जीन अलेक्जेंडर द्वारा दी गई थी। बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बॉडी मास इंडेक्स की गणना के लिए फॉर्मूला है। तो देखिए आपके बीएमआई की बात हो रही है, अभी हम लोगों ने जो पीछे क्वेश्चन था, तो बीएमआई जो आपकी होती है वो सीधे मैं आपको बता दूं, वेट को हम लोग केजी में मापते हैं और जो हाइट होती है उसको मीटर इन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यही दिया, देखिए यहाँ डब्ल्यू का मतलब वेट है और केजी मतलब किलोग्राम, आप समझ ही रहे हैं। और जो ये एच स्क्वायर लिखा गया ये हाइट है आपकी और ये मीटर है, तो हाइट को हम लोग मीटर में नापते हैं, ठीक है। और फिर उसका जो है ये देखिए फॉर्मूला भी दिया गया है। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से, हम वजन को किलोग्राम में लेते हैं और हाइट को मीटर में नाप के उसको स्क्वायर से इंटू करके जो आएगा उससे पता चल जाएगा। WHO के द्वारा इसमें आपकी बीएमआई का वो दिया गया है कि जो लोग मतलब कि यहाँ एक रेफरेंस दिया था उन्होंने कि 18.5 से लेकर के आपका आई थिंक 24.5 तक का, इसके बीच में जिसका मतलब रहेगा, इसमें कई मतलब एक तरीके वो दिया कैटेगरी दी गई है कि जिनकी बीएमआई मान लीजिए 18.5 से कम आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो कुपोषण में आ रहे हैं। और जिनकी इतने बीच आ रही है मतलब 18 से लेकर के 24, यहाँ पे लिखा हुआ 18.5 से 24.5 मान लीजिए, तो इसके बीच अगर जिनकी बीएमआई आ रही है तो इसका मतलब ये है कि उनका जो वेट है वो उनकी लंबाई के हिसाब से सही है, समझ गया। और अगर मान लीजिए किसी का 24.5 से ज़्यादा आ रहा है तो हो सकता है वो मतलब मोटे हैं, फिर मान लीजिए उससे भी ज़्यादा, अब वो चार्ट है पूरा होता है एक, उस चार्ट के हिसाब से दिखाते हैं उसमें कि इससे ज़्यादा अगर आ रही है तो वो ओबीज में आ रहे हैं, या इससे ज़्यादा अगर आ रहे हैं तो वो बहुत मतलब आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा वेट उनका बढ़ रहा है। वो चार्ट आपको दिखा दूंगी मैं, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल आप फॉर्मूला ध्यान रखो और ये आपका ये याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा रंग शुद्धता और शांति का प्रतीक है? तो ये बात आपको बतानी ही नहीं है, व्हाइट कलर जो होता है वो शांति और शुद्धता का प्रतीक है, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि पोस्टर का एबीसी है, पोस्टर आपको पता ही है, तो पोस्टर का एबीसी का मतलब क्या है? अट्रैक्टिव ब्रीफ क्लियर, अटेंशन ब्रीफ क्लियर, सॉरी क्लैरिटी, या अट्रैक्टिव बोल्ड क्लियर, या अट्रैक्टिव बोल्ड कलरफुल। तो आपको पता ही होगा कि पोस्टर कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। कहने का मतलब है कोई एक बार देखे तो उसकी नज़र उस पर टिक जाए, अट्रैक्टिव रहे, ब्रीफ यानी कि वो काफ़ी संक्षिप्त रूप में लिखा रहे, मतलब कम शब्दों में ज़्यादा बात अपनी कह रहा हो, और क्लियर मतलब साफ सुथरा हो ताकि दूर से अगर लोग देखें तो उसको समझ में आ जाए, ठीक है। फिर है कि संचार प्रक्रिया में क्या अवरोध उत्पन्न कर सकता है, मतलब जब कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसमें क्या क्या बैरियर आ सकते हैं। तो पारस्परिक क्रिया क्षेत्र है आपका, संप्रेषक है यानी कि सेंडर, और प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर। तो इसमें देखिए क्या होता है, तीनों चीज़ें आपकी अवरोध उत्पन्न कर सकती हैं। देखिए अगर स्फीयर ऑफ इंटरेक्शन नहीं सही है तब भी मतलब पारस्परिक मतलब एक दूसरे को जो इंटरेक्शन हो रहा है वो अगर सही नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मान लीजिए साउंड नहीं पहुंच रही है उनके रिसीवर तक, तब भी अवरोध उत्पन्न हो सकता है। या बहुत ज़्यादा लोगों ने शोर करना शुरू कर दिया तब भी जो है एक दूसरे की बात एक दूसरे को नहीं सुनाई देगी। और आपका मान लीजिए जो सेंडर है, जो सेंडर यानी कि जो मैसेज भेज रहा है, मैसेज जो कन्वे कर रहा है आगे तक, वो मान लीजिए वहाँ पर सुनने वाले लोग हिंदी जानते हैं और वो आकर के उर्दू में या इंग्लिश में बोल रहे हैं, समझ गए आप। या हो सकता है वो बहुत स्पीड में बोल रहे हो, तो ये भी अवरोध उत्पन्न हो सकता है। और प्राप्तकर्ता रिसीवर जो आपके हैं हो सकता है उनको सेंडर की बात ना समझ में आ रही, तो तीनों चीज़ें जो आपकी हैं वो अवरोध उत्पन्न कर सकती हैं। इस हिसाब से हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सूती वस्त्रों की सिकुड़न किस प्रक्रिया से कम की जाती है? फेल्टिंग से, मर्सराइजेशन से, सेंफराइजेशन से, या कैलेंडरिंग से? तो जो आपका फेल्टिंग है आपको पता है, फेल्टिंग विधि से हम लोग नमदा वगैरह बनाते हैं। और मर्सराइजेशन आपको पता है कॉटन पे के कपड़े पे किया जाता है, जिसपे कास्टिक सोडा के घोल में डुबो करके बढ़िया। तो और ये जो कैलेंडरिंग है वो आपको पता है प्रेस करने वाली विधि है, यांत्रिक परिसज्जा एक तरीके है। जो आपकी सेंफराइजिंग है ये एक तरीके का ट्रेडमार्क है, यही जो है सिकुड़न परिसज्जा इससे कम करी जाती है, समझ गए आप, इसी सूती वस्त्रों से। फिर है कि ब्याज किसी बाजार में पूंजी के प्रयोग की कीमत है, किसने कहा है? यानी कि जो ब्याज है वो किसी बाजार में पूंजी के प्रयोग में, मतलब बाजार में पूंजी के प्रयोग की कीमत है, ये बात किसने कही है? मार्शल ने कही है, हेनरी ग्रेसन ने कही है, बेनहम ने कही है, या ग्रॉसम क्रेंडल ने कही है? ये क्वेश्चन आपका कंज्यूमर इकोनॉमिक्स से पढ़ा होगा आपने मास्टर्स में। तो ये जो डिफिनेशन आपकी दी गई वो मार्शल की दी गई थी, मार्शल द्वारा। ये ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है ब्लास्टोसिस का निर्माण जन्म पूर्व विकास के किस चरण के दौरान होता है? ब्लास्टोसिस का निर्माण पूछ रहे हैं, कौन से जन्म के पूर्व किस विकास के चरण होता है? तो जाइगोटिक यानी कि डिंबावस्था में, या
आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज में यानी कि भ्रूण अवस्था में, या गर्भस्थ शिशु की अवस्था में, फेटल स्टेज में। तो ब्लास्टोसिस आपका वो प्रक्रिया होती है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मतलब ओवम और स्पर्म्स मिलते हैं, तो जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो वो जाइगोट बन जाता है, उसको जाइगोट कहते हैं। तो जब तक वो आकर के मतलब वहाँ से आपके यूट्रस में आकर के इम्प्लांट होता है, तो उस टाइम सेल डिवीजन बहुत तेजी से हो रहा होता है ना। तो वो जो सेल डिवीजन होता है उसको हम लोग ब्लास्टोसिस प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। तो ये जो ब्लास्टोसिस का निर्माण होता है वो आपके जो आपका जाइगोटिक पीरियड इसी में होता है, समझ गया। इस वजह से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। और आपको ये जो तीनों चीजें दी गई हैं, डिंबावस्था, भ्रूण अवस्था और गर्भस्थ शिशु अवस्था, ये आपकी गर्भावस्था की तीनों अवस्थाएं हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप बताना मुझे कि जो इसमें भ्रूण अवस्था है, ये इसका टाइम पीरियड क्या होता है। भ्रूण अवस्था मतलब जो आपको एम्ब्रियोनिक ये है, एक सेकंड, इसका वाला, सॉरी, ये जो इसका है, इसका टाइम पीरियड क्या है ये आप बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। फिर हमारा एक मैचिंग वाला क्वेश्चन दोबारा से आ गया। ये देखिए, पर्सनल लेटर यानी कि व्यक्तिगत पत्र, यहाँ पर ऑडियो विजुअल एड्स हैं, इनको हमें मैच करना है कि कौन से पर्सनल है, कौन से डेमोन्स्ट्रेशन वाले हैं, कौन से मास कम्युनिकेशन वाले हैं, कौन से है ना, कौन से ग्रुप अप्रोच हैं, वो सब चीज़ें। तो आपको पता ही होगा। देखिए, जो व्यक्तिगत पत्र होता है वो जाहिर सी बात है उसको हम लोग इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड जानते हैं कि आप लेटर अगर भेजते हैं तो किसी एक बच्चे को ही, मतलब एक इंसान को ही पर्टिकुलर लिस्ट आपका लेटर भेजते हैं, इस वजह से यहाँ पर 3 हमारे थर्ड के साथ मैच करेंगे। जो आपका डेमोन्स्ट्रेशन में यानी कि विधि प्रदर्शन है, वो क्या ऐसी विधि है, वो आपकी ग्रुप अप्रोच है ना। ग्रुप कॉन्टैक्ट में हम लोग कोई भी चीज़ अगर आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं तो हमें ग्रुप को ही दिखाते हैं, ठीक है। फिर टेलीविजन, तो जो आपका टेलीविजन है वो आपका है ऑडियो विजुअल एड्स, जाहिर सी बात है टेलीविजन में हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं। और जो आपका कैंपेन यानी कि अभियान है, वो एक कैसा है, मास कॉन्टैक्ट मेथड है, जनसंपर्क विधि है, ठीक है। ये हमारा चारों मैच हो गया। यहाँ देखिए इस तरीके से दे भी रखा है, आप देख सकते हैं। व्यक्तिगत पत्र, व्यक्तिगत संपर्क विधि, विधि प्रदर्शन, समूह संपर्क विधि, टेलीविजन, ऑडियो विजुअल एड्स यानी कि श्रवण दृश्य साधन, अभियान आपका जनसंपर्क विधि, ठीक है। तो मुझे लगता है हाँ, ये हमारे 30 क्वेश्चन थे, ठीक है। अभी 90 क्वेश्चन है उस पेपर में, हम लोग अभी 2 दिन और सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया हमारा। और आपको पता है इतना हम लोग एक्सप्लेन कर करके पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा 30-30 क्वेश्चन ही करेंगे, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है। तो चलिए अब ख़त्म ये क्वेश्चन। आप लोग बताइएगा कैसी लगी वीडियो और क्वेश्चन कैसे लगे। क्वेश्चन तो नो डाउट बहुत ही बेहतरीन है, और आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ो, अच्छे से इसके देख लो, नोट्स बना लो, क्योंकि घूम फिर के यही सारे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। सिर्फ लैंग्वेज बदल जाएगी और कुछ नहीं बदलेगा, ये समझ लीजिए। तो आपको पता ही है, आप भी इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, आपको अब कहीं ना कहीं सारी चीज़ें पता चल ही चुकी हैं। बस इसी पर आप काम करते रहिए, ठीक है। और काम करते रहिए बिल्कुल। और कहे कभी न कभी क्या, जब आप काम करेंगे सही तरीके से तो जाहिर सी बात है रिजल्ट आपके हाथ में होगा, इसमें फेवर में नहीं, बिल्कुल आपके कंट्रोल में होगा, समझ लीजिए। तो चलिए फिलहाल अब हम लोग आगे क्वेश्चन फिर से करेंगे। आप लोग बढ़िया ठंड से बच के रहिए, खाना वाना खाइए बढ़िया और सोइए। फिर हम लोग मिलेंगे दूसरी वीडियो में दूसरे 30 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, और सब लोग अपना टेक केयर करिए भाई, और ठंडी से बच के रहिए। चलिए ध्यान रखिए, मिलेंगे फिर से नई वीडियो में। इमोजी भी अच्छा नहीं बन रहा, ठीक है। चलिए ओके, सब लोगों को टाटा बाय बाय, टेक केयर और गुड नाइट अगेन। चलो सब लोग अच्छे से पढ़ना, और कमेंट सेक्शन में जो आंसर पूछे हैं आप लोग बताइएगा। इससे क्या होता है ना कि आपको खुद ही रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। और आप जितनी जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे, तो जितनी बार उस चीज़ को रिवाइज करेंगे, वो आपका ही फ़ायदा, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप लोग अपना रिवीजन किसी न किसी बहाने करते रहिए। और चलिए फिलहाल बातें बातें हम लोग की बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। मिलेंगे फिर दूसरी वीडियो में। ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।